हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक और दिन देता है। सफलता और असफलता की संभावनाओं के आकलन में कभी भी अपना कीमती समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त भी होता है और चांद के उगने का भी अपना तय वक्त होता है, तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और कार्य करने की शुरुआत करें। यकीनन जिंदगी यही है और जो हम आज जी रहे हैं, कल जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। खुशियों के लिए क्यों हम किसी का इंतजार करें। आप ही तो हैं अपने जीवन के शिल्पकार, तो चलिए आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता चौरसिया। तो प्रतिबिंब, बहुत खूबसूरत लाइन आपने बोली कि चलिए दिन भर आज मुस्कुराते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत शुभ हो, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं अपने कार्यक्रम की। और सबसे पहले डालते हैं आपके हाइलाइट्स पर नजर। जी हाँ, हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, बताएंगे आपको राज्य से जुड़ी हुई खबरें भी और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। और इसी के साथ अपने खास सेगमेंट राष्ट्र के नायक में हम आपको आज रूबरू करवाएंगे महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से। साथ ही आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें 6 साल की ब्रेन डेड बच्ची ने बचाई 5 लोगों की जान। और इसके साथ ही हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। और शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान यात्रा संपन्न कर स्वदेश वापस आ गए हैं। जापान में उन्होंने क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। इस दौरान क्वाड लीडर्स समिट की बैठक में रूस यूक्रेन जंग समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित क्वाड समूह के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बिना किसी उकसावे के और एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने और तनाव बढ़ाने की किसी भी कोशिश का मंगलवार को पुरजोर विरोध किया। साथ ही बल प्रयोग या किसी तरह की धमकी के बिना शांतिपूर्ण ढंग से विवादों का निपटारा करने का आह्वान किया। इसे आक्रामक चीन के लिए स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। क्वाड समूह के नेताओं ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को बरकरार रखने का संकल्प व्यक्त किया है। क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मध्य द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें अधिक समृद्ध, मुक्त और सुरक्षित विश्व के लिए साथ मिलकर काम करने का संकल्प व्यक्त करने के बाद भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अपनी सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अहम गठजोड़ की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को भरोसे की साझेदारी बताया और दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रक्षा और आर्थिक संपर्कों को और गहरा बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। 15 राज्यों की राज्यसभा की 57 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच का 1 जून को होगी। जरूरत पड़ने पर मतदान 10 जून को होगा। उत्तर प्रदेश में 11 सीटें खाली हैं, तो वहीं तमिलनाडु, महाराष्ट्र में 6-6, बिहार में 5, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में 4-4 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और ओडिशा में 3-3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हरियाणा में 2-2 और उत्तराखंड में 1 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस नेता अंबिका सोनी, जयराम रमेश और कपिल सिब्बल और बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र प्रमुख हैं। देश और देशवासियों के लिए अच्छी खबर। विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि होने के कारण 1 से 21 मई के दौरान देश का निर्यात 21.1% बढ़कर 23.7 अरब डॉलर हो गया है। इस दौरान पेट्रोलियम उत्पाद
इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे खंड में खासतौर से अच्छी वृद्धि देखी गई है। चालू महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान निर्यात करीब 24% बढ़कर 8.03 अरब डॉलर हो गया है। सरकार ने मंगलवार को चीनी के निर्यात पर 1 जून से पाबंदी लगा दी है, जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाना है और मूल्य वृद्धि को रोकना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि चीनी सीजन 2021-22 के दौरान देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार अगले आदेश तक 1 जून 2022 से चीनी निर्यात को नियंत्रित करेगी। इस बीच महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात शुल्क और सेस हटाने की घोषणा कर दी है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में प्रत्येक वर्ष 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस कदम से महंगाई पर अंकुश लगेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। भारत अपनी जरूरत का 60% खाद्य तेल आयात करता है। और अब खबरें राज्यों से। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम ने 21 मई को हुई बैठक में यह निर्णय लिया। इसे शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को दहशतगर्दों ने 2 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। पहला हमला कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुआ। सौरा क्षेत्र में जेएनके पुलिस के एक कांस्टेबल पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी शहीद हो गए। बताया ये जा रहा है कि सैफुल्लाह को बचाने की कोशिश कर रही उसकी बेटी भी इस दौरान घायल हो गई। दूसरा हमला कुलगाम जिले के यारीपोरा इलाके में हुआ। यहाँ पे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंककर फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में 15 आम नागरिक घायल हो गए। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में आज सजा सुनाई जा सकती है। दिल्ली की एक कोर्ट ने 19 मई को उससे इस मामले में दोषी करार दिया था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक ने टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में सभी आरोप कबूल कर लिए थे। मलिक पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। यासीन मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों और कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। मलिक ने इस मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार रहे अजय कोठियाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मंत्रिमंडल से हटा दिया है। वहीं मोहाली कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें 27 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अगले 10 वर्षों में इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त करने के लिए 1,862 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश और आंधी से एक दिन में 39 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने बताया कि ज्यादातर घटनाएं धूल भरी आंधी, बिजली गिरने और डूबने से हुई है। यूपी सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार धूल भरी आंधी, बिजली कड़कने और डूबने की विभिन्न घटनाओं में 39 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल भी हो गए हैं। इसके अलावा 3 जानवरों की भी मौत हुई है। और असम में बाढ़ से जो हालात हैं वो खराब हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने पूर्वोत्तर राज्यों में रेल संपर्क की बहाली के लिए क्षतिग्रस्त रेलवे लाइनों तक पहुंचने के लिए रेलवे मरम्मत टीमों की सहायता की है। बाढ़ग्रस्त दिमा हासाओ जिले में माहुर नदी पर एक कॉजवे बनाने के लिए भी काम किया गया है।
और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो अगली खबर है वो आ रही है बंबई उच्च न्यायालय से जुड़ी हुई है। झारखंड के कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर साझा करने के संबंध में गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज मामले में मंगलवार को फिल्मकार अविनाश दास की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पूजा सिंघल को धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। फोटो साझा करने पर उपजे विवाद को लेकर अहमदाबाद में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में बुधवार को यानी कि आज कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। और राष्ट्रीय राज्यवार खबरों के बाद अब नजर अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। अमेरिका के टेक्सास के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 18 बच्चों समेत कुल 21 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के टेक्सास के एक प्राथमिक स्कूल में बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे स्कूल में मौजूद 18 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक टीचर ने भी अपनी जान गंवा दी। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में हमलावरों को मार गिराया। टेक्सास की गवर्नर ग्रेग एबॉट ने इसे टेक्सास के इतिहास में गोलीबारी की सबसे बड़ी घटनाओं में एक बताया। दावोस में 5 दिवसीय विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक चल रही है। बैठक में आज आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टिन लेगार्ड, डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेसोला यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के जवाब में यूरोपीय संघ की एकता पर मंच को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वार्षिक चर्चा आयोजित करेगी। इस चर्चा का एक मजबूत फोकस रूस यूक्रेन युद्ध होने की संभावना है और इसे शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा बैठक के दौरान इथियोपिया, यमन और म्यांमार जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वैश्विक तौर पर कोरोना महामारी की मार झेल चुके लोगों को अब मंकी पॉक्स नाम की बीमारी का डर सताने लगा है। WHO ने अब तक कनाडा, स्पेन, इजराइल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत 1 दर्जन देशों में मंकी पॉक्स के 90 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। इससे संक्रमित लोगों को देखकर हर किसी के अंदर तमाम तरह की आशंकाएं बढ़ रही हैं। वहीं मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चिंता जताई है। हालांकि शीर्ष अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि इससे दुनिया में कोविड-19 जैसी महामारी नहीं फैलेगी। श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान में भी आर्थिक संकट गहराने लगा है। पाकिस्तान का 1 रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार नीचे गिरकर 10 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इससे पाकिस्तान के जानकारों को श्रीलंका जैसी स्थिति का डर सताने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस को एक बार फिर से WHO का महानिदेशक चुन लिया है। उनकी नियुक्ति अगले 5 साल के लिए होगी। उनका दूसरा कार्यकाल 16 अगस्त 2022 से शुरू होगा। डॉक्टर घेब्रेयेसस ने खुद में भरोसा दिखाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मेंबर्स को शुक्रिया कहा है। सऊदी अरब में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सऊदी अरब ने भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में सऊदी अरब में कोविड-19 के रोजाना मामलों में काफी तेजी आई है, जिसके बाद सरकार ने अपने नागरिकों को भारत समेत 16 देशों की यात्रा करने पर बैन लगा दिया, ताकि कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और अब आज की गतिविधियों पर डाल देते हैं एक नजर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर के दौरे पर हैं। दोपहर 12:30 बजे वो युवा उद्यमियों से बातचीत करेंगे। आज शाम 4 बजे कोरोना योद्धाओं का वो सम्मान भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। संसदीय स्थायी समिति की बात करें तो आज लोकसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समिति की बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में आयोजित होने वाली है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस स्थायी समिति की बैठक आज सुबह 11:30 बजे संसद भवन एनेक्सी परिसर के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित होगी। साथ ही राज्यसभा की गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक आज दोपहर 3 बजे संसद भवन के एनेक्सी परिसर मुख्य समिति कक्ष में आयोजित होगी।
और प्रतिबिंब, आज एक महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रास बिहारी बोस की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया है। जी हाँ, उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि मां भारती के अमर सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की जयंती पर श्रद्धा सुमन। ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से भयभीत हुए बिना वो देश को आज़ाद करवाने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आजीवन समर्पित रहे। उनका कृतित्व हम सब के लिए सदैव प्रेरणा रहेगा। जी, हम एक बार फिर से बता दें कि उन्होंने कहा कि मां भारती के अमर सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से भयभीत हुए बिना वो देश को आज़ाद करवाने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आजीवन समर्पित रहे। उनका कृतित्व हम सब के लिए सदैव प्रेरणा देता रहेगा। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस देश को आजाद कराने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आजीवन समर्पित रहे। राष्ट्र के नायक सीरीज में आइए जानते हैं महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को। पच्चीस मई वर्ष 1886 को रास बिहारी बोस का जन्म बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ। इनकी शुमार भारत के महान क्रांतिकारी नेताओं में रही है। रास बिहारी ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी जिंदगी बहादुरी और साहस की घटनाओं से भरी हुई है। बचपन से ही देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के सपने ये देखा करते थे। वर्ष 1905 से इनका जुड़ाव क्रांतिकारी गतिविधियों से हो गया। बंकिम चंद्र के कालजी उपन्यास आनंद मठ ने भी इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनके बागी इरादों को बल दिया। हालांकि शुरुआती दौर में रास बिहारी बोस ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में कुछ समय के लिए हेड क्लर्क के तौर पर काम किया। नौकरी भले ही ब्रिटिश शासन के अंतर्गत करते थे, लेकिन इनके विचार तब भी क्रांतिकारी ही रहे। इसी दौर में रास बिहारी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ सोच रखने वाले पंजाब और बंगाल में मौजूद दोस्तों के संपर्क में आए। वर्ष 1911 में इन्होंने दिल्ली में तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। मई 1915 में ये जापान चले गए, जहां हिंदू महासभा की जापानी शाखा की स्थापना की और इसके अध्यक्ष भी बने। वर्ष 1916 में इन्हें जापान की नागरिकता मिल गई, जहां अंग्रेजी में अध्यापन के साथ साथ इन्होंने लेखक और पत्रकार के तौर पर भी काम किया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजाद हिंद फौज की बुनियाद रखने का श्रेय भी रास बिहारी बोस को ही जाता है। आईएनए का गठन रास बिहारी की इंडियन नेशनल लीग की सैन्य शाखा के रूप में वर्ष 1942 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे जब उन्हें रास बिहारी बोस ने जापान आमंत्रित किया और आईएनए की कमान सौंपी। भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने के लिए बोस ने आजीवन संघर्ष किया, पर इस सपने को दिल में ही लिए 21 जनवरी 1945 को दुनिया से विदा हो गए। इनकी मृत्यु जापान के टोक्यो शहर में हुई थी और जापान की सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से नवाजा। और अमृता, ऐसे ही क्रांतिकारियों की वजह से हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमें देश पर जान न्यौछावर करने का अवसर तो प्रदान नहीं किया गया, लेकिन देश के लिए जीकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, लेते हैं एक ब्रेक और छोटे से ब्रेक पर जाने से पहले दिखाते हैं प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान क्वाड देशों से मुलाकात और ऐतिहासिक यात्रा का एक खास वीडियो। प्रधानमंत्री ने इसे ट्विटर पर साझा किया है। बिल्कुल, आपको ये बता दें कि इस वीडियो में प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा के पलों को दिखाया गया है। तो ब्रेक पर चलते चलते आप देखिए इस वीडियो को। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together
And I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. Our relationship with India is a very important one, and it was a great honour to meet with Prime Minister Modi. We are discussing the Income Tax Act 1961. Income tax law is the most progressive taxation law in India. It taxes the rich and helps in transferring payment to the poor. टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर टैक्स पेयर चाहता है उसकी लायबिलिटी कम हो जाए और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि टैक्स का बेस वाइडन हो जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों पक्ष मिलकर अपना अपना काम करें और टैक्स की जमा कराएं। Watch with us 75 years laws that shaped India. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब जानते हैं आज का दिन इतिहास में क्यों है खास। जी हाँ, आइए जानते हैं 25 मई के दिन इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 25 मई वर्ष 1916 को श्रीदेव सुमन का जन्म उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के जौल गांव में हुआ। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। राजशाही के विरुद्ध आंदोलन करके शहीद होने वाले सुमन जी उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलनकारी थे। जनता की सेवा के उद्देश्य से उन्होंने 1937 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। आगे चलकर यह हिमालय सेवा संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब उनको 29 अगस्त 1942 को देवप्रयाग में गिरफ्तार कर मुनिकिरेती जेल भेज दिया गया। 15 माह जेल में रहने के बाद नवंबर 1943 को ये रिहा हुए। इसी बीच टिहरी रियासत ने टिहरी की जनता के ऊपर जुल्मों की सारी हदें पार की थी। श्रीदेव सुमन टिहरी की जनता के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे। उन्होंने जनता और रियासत के बीच सम्मानजनक संधि का प्रस्ताव भी दरबार को भेजा, लेकिन रियासत ने इसे अस्वीकार कर दिया। अंत में उन्होंने 3 मई वर्ष 1944 को ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू कर दिया। जेल प्रशासन ने इनका मनोबल डिगाने के लिए कई मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए, लेकिन वे अपने अनशन पर डिगे रहे। रियासत के जुल्मों से लड़ते हुए श्रीदेव सुमन 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को पहाड़ी संस्कृति और देश के लिए अपने प्राण त्याग कर शहीद हो गए। जी हाँ, एक और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद हमने देखा है अमृता कि कुछ लोग जीते जीते भी कुछ नहीं करते और कुछ लोग मरते मरते भी समाज और देश को बहुत कुछ दे जाते हैं। जी बिल्कुल। एक ऐसी ही बच्ची जिसकी हम आपको कहानी या कहीं कि उसके बारे में बताने जा रहे हैं, वो जाकर भी बहुत कुछ देकर गई है, जो मरकर भी अमर हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 6 साल की ब्रेन डेड बच्ची की। इस बच्ची के परिवार ने अंगदान किए हैं जिससे कि 5 लोगों की जान बचाई जा सकी है। मरने के बाद हमारे सभी अंगों को खाक में मिल जाना है। कितना अच्छा हो कि मरने के बाद ये अंग किसी को जीवन दान दे सके। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 6 साल की ब्रेन डेड बच्ची सबसे कम उम्र की अंग दाता बनी है। जी हां, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक 6 वर्षीय बच्ची ने 5 लोगों को जिंदगी दी है। इसके बाद ये बच्ची एम्स में अंगदान करने के मामले में सबसे कम उम्र की देहदान करने वाली बच्ची बन गई है। बच्ची का नाम रोली प्रजापति है। रोली को पिछले महीने नोएडा में कुछ अज्ञात हमलावरों ने सर में गोली मार दी थी, जिसके बाद से रोली का इलाज एम्स में चल रहा था। रोली चोट की गंभीरता के कारण कोमा में चली गई थी। बच्ची को बचाने के असफल प्रयासों के बाद डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इस दुख की घड़ी में बच्ची के माता पिता ने बड़ा साहस दिखाया।
उन्होंने अपनी बेटी के अंगों को दान करने का निर्णय ले लिया, जिससे 5 लोगों को जिंदगी मिली। रोली की माता ने उसके जिगर, गुर्दे, कॉर्निया और हृदय वाल्व दान कर दिए। इन अंग दानों के बाद रोली एम्स दिल्ली के इतिहास में सबसे कम उम्र की डोनर बन गई। अब रोली मरने के बाद भी अन्य लोगों के जीवन के सहारे जिंदा रहेगी और दूसरों की मुस्कान की वजह भी बनेगी। एक दिन तो हम सभी को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाना है, लेकिन जाने से पहले अगर हम किसी दूसरे को जिंदगी दे जाएं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और हो नहीं सकता। और हम बता दें अपने दर्शकों को कि देहदान समिति एक ऐसी संस्था है जो देहदान करवाती है, यानी कि आप वहां पर उसके माध्यम से अपने अंगों को दान कर सकते हैं मरणोपरांत। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बड़ी जनसंख्या है देश में, उसके अनुपात में बहुत कम देहदान यानी कि ऑर्गन अंगदान होता है। बिल्कुल प्रतिबिंब, आपने सही कहा। कहा भी जाता है जो अंगदान है वो सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। एक ऐसा काम जो आप इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के लिए करके जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ओर आकर्षित हों, इसके लिए तमाम तरह के कैंपेन भी चल रहे हैं। लेकिन इस बच्ची ने एक बड़ा उदाहरण हम सबके सामने पेश किया है। और अब आपको बताते हैं संसद टीवी के खास कार्यक्रम के बारे में, 75 लॉज दैट शेप्ड इंडिया की। और इस कार्यक्रम के जरिए देश के ऐतिहासिक कानूनों पर हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल, आज इस कार्यक्रम में बात होगी आयकर अधिनियम 1961 पर, तो देखना ना भूलें रात 9:30 बजे 75 लॉज दैट शेप्ड इंडिया। We are discussing the Income Tax Act 1961. Income tax law is the most progressive taxation law in India. It taxes the rich and helps in transferring payment to the poor. टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर टैक्स पेयर चाहता है उसकी लायबिलिटी कम हो जाए, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि टैक्स का बेस वाइडन हो जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों पक्ष मिलकर अपना अपना काम करें और टैक्स की जमा कराएं। Watch with us 75 years laws that shaped India. जहाँ कभी-कभी जो है कानूनों को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है अपनी दिनचर्या और जीवन को आसान बनाने के लिए। बिल्कुल, और चूंकि प्रतिबिंब, जैसा कि मैं कह रही थी कि समय जो है, वक्त जो है वो बहुत पाबंद होता है, और अब हमें इशारा कर रहा है कि हम अपने दर्शकों से विदा लें। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये जानकारी भी देना ज़रूर चाहेंगे कि जो भी कार्यक्रम आप हेलो इंडिया में देखते हैं उसे आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम टीवी के अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी ये उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके सुझावों का बेसब्री से रहता है इंतजार। इसी के साथ मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेकिन चलते चलते कुछ छूट रहा है। आज हम अपने दर्शकों को क्या कुछ खास दिखाने वाले हैं? मैं यही सोच रहा था कि चलते चलते कैसे भूल गई आप, और चलते चलते हम आपको ले चलते हैं शिमला की वादियों में और दिखाते हैं कि शिमला में देर रात को किस तरीके से बारिश हुई और सुबह पर्यटक बारिश के बावजूद सैर का आनंद कैसे ले रहे थे। चलते चलते आपको दिखाते हैं शिमला की शानदार सुबह। दीजिए इजाजत, नमस्कार।